मुकाबला बीजेपी के मोहनलाल बडोली और कांग्रेस के पंडित सतपाल ब्रह्मचारी के बीच है। यहाँ बडोली की ऑफिस में अगर आप जाएंगे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि कांग्रेस के ऑफिस में भी भीड़ कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों में उत्साह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज 5 किलो कोरोना की वजह से ये अनाज फ्री किया था और ये चुनाव की वजह से इसको एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं। पहले जो ना कांग्रेस के राज में 2 रुपये किलो अनाज मिलता था, परिवार के अंदर 35 किलो अनाज जो ना चला जाता था 2 रुपये के हिसाब से। आज 5 किलो अनाज अगर हमें फ्री दे रहे हैं तो 5 दूनी 10। एक मजदूर को वो 10 रुपये का ही फायदा है। महंगाई उसको देखे तो उसको क्या फायदा है इसका। आज उनको गरीबों को उनको रोजगार चाहिए, उनको सक्षम बना दे कि वो फ्री का अनाज ना खा के अपनी मेहनत कर उससे जो ना अपना। वैसे तो 80 करोड़ लोग हैं जो फ्री का ले रहे हैं। हमें नहीं पता जी वो 80 करोड़ ले रहे हैं, कितने दे रहे हैं। बाजरा दे रहे हैं। आज गर्मी के टाइम में को बाजरा खा लेगा। अच्छा, पहले गेहूँ मिलता था, आज बाजरा। और इसमें एक और है, आज कोई भी डिपो होल्डर फ्री के अनाज में कहेगा तुम्हें लेना हो तो ले ले। न 2 रुपये किलो अगर हम कीमत देते थे तो डिपो होल्डर पर प्रेशर बनाते थे, एक अंदा अनाज हमारे क्यों दे रहे हो। अच्छा, एक बात बताएं, आपका शुभ नाम क्या? मेरा रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, हाँ जी। ये जो 5 किलो सिर्फ बाजरा देते हैं कि और भी दूसरे अनाज देते हैं? 3.5 किलो बाजरा और 1.5 किलो गेहूँ। आप 1.5 किलो गेहूँ में आप जो ना पूरे महीने का खर्चा चलवा के दिखा दो। बाजरा तो चिड़िया क्या क्या डालना पड़ता है, गर्मी में पशु भी नहीं खाते बाजरे को। तो बाजरा नहीं खाता है। आदमी बाजरा खाते हैं, सर्दी में खाते हैं, लेकिन गर्मी में कौन खाएगा। ये तो गर्मी होती है उससे। गर्मी बिल्कुल दी, इसमें पैसे ही नहीं रहा। बिल्कुल गर्मी है जी बाजरे में। तो 5 किलो अनाज आप नहीं लेते हैं? 5 किलो अनाज में क्या मिलता है जी? 3 बार वो करते हैं कोटे में महीने के अंदर। कभी 10 किलो गेहूँ दे देते हैं, कभी 5 किलो बाजरा देते हैं, कभी 8 किलो देते हैं। राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं है। अब महंगाई, बेरोजगारी, 5 किलो का मुद्दा है कि नहीं? 5 किलो का कोई मुद्दा नहीं है जी। राम मंदिर कोई नहीं है। राम सबके मन में। बड़ी मेहनत की मोदी जी। राम है आपके मन में? हाँ, राम हमारे मन में तो मन में है राम। मोदी क्या राम ने लिया, राम तो हम ले आए। राम मंदिर बनाया, चंदा इतना आ गया तो तो और बना कर रहा है वहाँ बैठा। वैसे को और राम मंदिर बनवा लो। और राम मंदिर बना लो, बनाओ। हमारे गरीब आदमियों का पैसा खेच लेता है, नाम अपना कर लेता है, कोई मतलब है? अरे गरीब तो गरीब ही बना दिया, कभी गरीब तो गरीब बना दिया। राम मंदिर का कोई 5 किलो गेहूँ देकर कर दिया। जी सबका है। आधी रात को उठ के मेहनत करते हैं, रात ही हो जाती है, खाट जब मिलती है। बीमार आदमी भी हम तो मर के काम कर रहे हैं। लेकिन वो 5 लाख का इलाज आयुष्मान फ्री दे रहे हैं। 5 का भी नहीं चलता बिल्कुल। हमारा बाकी पैसा हमारा राशन कार्ड का तो वो भी नहीं चलता। आयुष्मान कार्ड को कोई सुविधा नहीं है सरकार की। क्यों नहीं चलता है आयुष्मान? मोदी ने तो ऐसे अफवाह फैला दी 5 लाख तक का तुम्हारा इलाज। मोदी ने तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया। अरे देखो, इस मोदी की सरकार में 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं। जो कुछ था वो भी खत्म कर दिया गरीबों को। मैंने अपने लड़की का ऑपरेशन कराया सौरभ परस हॉस्पिटल में बवासीर का, उसमें भी मेरे 4000 रुपए लगे। क्यों लगे? जबकि आयुष्मान कार्ड है। क्यों लगे? फ्री के उससे गई थी ना, तो मैं तो मजबूर हो गई, कराना पड़ा पैसे भर के। तो क्या इस चीज का आयुष्मान कार्ड है, बेफालतू में बकवाद है ये तो मोदी जी की। कुछ उम्मीद नहीं लगती। मुख्यमंत्री थे भाई। हाँ थे जरूर, लेकिन हमारी कॉलोनी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद नहीं लगती। क्यों, उनके काम से नाराज हैं लोग? अब मुझे क्या पता बाबूजी, मैं इतना डिटेल नहीं 5 किलो रखता। अनाज खिलाया नहीं क्या आपने? है अनाज तो मिल रहा है अभी भी। मिल रहा अच्छा, है। गेहूँ चावल मिलता है या बाजरा मिलता है? बाजरा भी मिलता है, गेहूँ भी मिलता है जी। बाजरा भी मिलता है, गेहूँ भी मिलता है। जी आप बता रही थी के 3-4 महीने तक बाजरा दिया है और गेहूँ, आधे गेहूँ आधा बाजरा। अच्छा, तो बाजरा खाते हैं लोग? नहीं जी, कौन खाता है? गर्मी में कौन खाएगा बाजरा? क्यों? इससे अच्छा तो चावल ही दे दे। तो गर्मी में बाजरा खाने से क्या होगा? जब गर्म है बाजरा। बाजरा गर्म है? और आप हंस रहे हो जी, क्या बात हो गई? मैं जी बाबूजी नौसरी के गर्म है बाजरा। जी बाबूजी, बाजरा खाने की समय है बाबूजी, अब नहीं है बाबूजी। कब खाते हैं बाजरा? बाजरा सर्दियों में खाते हैं बाबूजी। अच्छा। तो उसमें ठंडी रहती है। जो हमारे बुजुर्ग आदमी है 2 रोटी खा लेते हैं, सुख चैन से सो जाते हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं मोटा अनाज खाना चाहिए। हैं जी? मोदी जी कहते हैं मोटा अनाज खाना मोदी जी चाहिए। का हमें तो अनाज मोटा हुआ पता, हमें तो खाने से मतलब है जी। अच्छा, मोदी बनो या खट्टर बनो, कोई भी बनो, हम तो मजदूर है, जिन तो करेंगे तो खाएंगे। मैं 2 बार का सीएम हूँ, अब की बार सांसद बन के जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा, अपने हरियाणा के बारे में, अपने
डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचूंगा, क्या सोचेगा? 2 बार CM रहा, उन्होंने क्या सोचा? जितना मोदी ने उसको लिख कर दे दिया उतना उसने भाषण दे दिया। तो कहते हैं महिलाओं के लिए हम बहुत किए। क्या किया महिलाओं को? ये हर दिन बैठे रहते हैं, जो वर्कर है, सफाई वाले हैं वो बैठे रहते हैं, जो अपनी ये होती है क्या बोलते हैं उनको, छूटा हुआ है, आंगनबाड़ी वाले हैं वो बैठे रहते हैं रोडों पे धरना लिए हुए, रोडवेज कर्मचारी है वो बैठे रहते हैं। सारा सब कुछ तो अडानी ग्रुप को बेच दिया इसने मोदी ने। अगली बार अब जो हम ये गेहूँ बेच रहे हैं यहाँ पर रख के बेच रहे हैं, आम आदमी की सुविधा ही तो है, आएगा खरीदेगा लेके चल जाएगा। अगली बार गेहूँ कहाँ से मिलेगा? अडानी के गोदाम से। यहाँ पे जा रहा है वोट तो सिर्फ उसको जा रहा है जो कि हमारे नेता सबसे बड़े हैं, मोदी जी। तो मोदी जी के नाम पे वोट जा रहा है, बाकी ऐसे नेताओं को तो कोई पूछता भी नहीं। खट्टर साहब ने तो बहुत काम किया यहाँ, काम किया होगा, लेकिन जो मैंने नीचे लगा रखी है ना, नीचे जो लगा रखे हैं बंदे जो यहाँ पे सरकारी काम करने वाले, उनके पास आप चले जाओ, कोई काम करने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं। खट्टर साहब निकलेंगे या लटक जाएंगे? बड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा वो संघर्ष करना पड़ेगा। मुकाबला अच्छा है, मुकाबला अच्छा है। तो इनको तो हटा दिया मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से। तो ये तो हटाई नहीं था। जब ये घोषणाएं ज़्यादा करेंगे, जब खाते में 5 लाख नहीं भेजेंगे, उसका मुद्दा तो हटाना है ना। 5 लाख का वायदा किया, मान लो 5 लाख का वायदा कर दिया, मैं जीत गया, फिर मेरे को तो हटाना जरूरी है ना, नहीं पब्लिक तो उन्होंने 5 लाख का कौन सा वादा किया था? वैसे बता दो, जो घोषणाएं की है वो पूरी नहीं की तो उसको बदल देना चाहिए। कम से कम नया मिनिस्टर आएगा, उससे डिमांड तो नहीं होगी कि तुमने ये वायदा किया था। अब खट्टर साहब तो कहेंगे कि मेरी कुर्सी चली गई, मैं क्या वायदे पूरे करूँगा। तो यहाँ सैलजा में और हुडा में लड़ाई अभी भी है? जब भी तो कोई गुटबाजी हो रही है ना, जिस करके कोई वो नहीं है। क्या हुआ, एक कोने में हुड्डा जी का दबदबा है, एक में नहीं है। जैसे बीजेपी है, चारों तरफ एक जैसा ही है, ऐसा माहौल नहीं है कांग्रेस का। बीजेपी का कहना है कि बाहरी हैं उम्मीदवार आपके। नहीं, बाहरी उम्मीदवार नहीं है हमारे, इसी यहीं के हैं, जिंद डिस्ट्रिक्ट के। क्योंकि पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में टिकट मिलता था, अब की बार हुड्डा साहब ने जिंद डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। हक तो उनको भी मिलना चाहिए। अब की बार बड़ा उत्साह है उनमें, और वो भारी मतों से जींद के 3 हलकों में जींद। यहाँ कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बदल दिया, बीजेपी ने भी बदल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसका पता आपको कारण क्या रहे बदलने के। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उन्होंने एक सच्चा कांग्रेसी, एक स्वस्थ छवि का नेता सतपाल ब्रह्मचारी हमारे बीच में दिया है, और लोग उसका बहुत ही समर्थन कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी घरवाली की मृत्यु हो गई थी, मैं सिलेंडर लेने गया, कहने लगे सिलेंडर को जब ये 18 साल की हो जाएगी जब सिलेंडर मिलेगा। मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया, अनाथालय का भी सर्टिफिकेट दिखाया, जो कि मैंने अनाथालय में छोड़ दी थी, और मैं उनको लेके भी आया एसपी साहब से रिक्वेस्ट करके। मेरे को आज तक सिलेंडर नहीं दिया बीजेपी ने या किसी ने भी। ठीक है जी, मैं किराए पे रहता हूँ, उनका पालन पोषण कर रहा हूँ, 2 लड़की है, कहाँ दूँ? कांग्रेस आनी चाहिए भाई, बढ़िया। राहुल है, बहुत अच्छा इंसान लड़का है, नौजवान है भाई, सबकी सोच है भाई। इसके माँ बापू ने संघर्ष कर रखा भाई, युद्ध में मर रहा है बापू को भी भाई, मारा जा रहा, दादी मारी जा रही। आओ तो राहुल होना चाहिए हमारे देश में, बढ़िया नौजवान लड़का है। और भाई ये हमारी एंटी जी सोनिया गांधी, इसको नमस्कार है। और प्रियंका को भी ठीक ठाक चलाओ कांग्रेस को, अच्छी बात। यहाँ सोनीपत में जा रहे हैं, हम उसका स्वागत के लिए तैयार हैं। मैं इस समय सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हूँ, और आइए यहाँ जानते हैं कि कांग्रेस की कितनी संभावना है और बीजेपी के लोग अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। वैसे यहाँ से 2 बार बीजेपी लगातार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो दोनों उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवार नए हैं। अग्निवीर योजना का ये है जी कि उनको ये लगता है कि जैसे रशिया में क्रांति आई है, 4 साल के बाद अब उनको रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया को बाहर से कंट्रेक्चुअल आर्मी बुलानी पड़ती। अगर हमारे यहाँ कंट्रेक्चुअल हो जाएगा, 4 साल में हम पिस्टल चलाना तो सीख जाएंगे, लेकिन जॉब मिलेगी नहीं, तो घर जाके वो क्या करेंगे? पेंशन है नहीं, वो 22-23 लाख दे के ख़त्म। हमारे हैं राष्ट्रीय मुद्दे, हम राष्ट्रीय मुद्दों को, हम धर्म और राजनीति को मिलाना नहीं चाहते। धर्म अपना है, जात अपनी है, लेकिन जो वोट है, वोट हमें धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे नहीं मांगने चाहिए।
अपने काम कितने वोट से आप जीतेंगे? क्या हम कम से कम 2,40,000 वोट से जीते। आज मेरे दावा है। पिछली बार आप 2 लाख से हार गए, 1,64,000 से हारे थे और अब उम्मीद हम 3,28,000 से जीते। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मेरी कैलकुलेशन ऐसे, जो 10 साल की उनकी कमी है, एंटी इनकम्बेंसी है, जो उन्होंने कहा है कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, कोई पेंशन लागू नहीं हुई, कि MSP लागू नहीं हुई, किसानों के गोलियां मारी, मजदूरों को मारी, अग्निवीर योजना देख लो, वन रैंक वन पेंशन देख लो, सब नेगेटिव है। बेरोजगारी, करप्शन, जो ये कहते थे हम करप्ट फ्री बना देंगे, भारत मुक्त करप्शन कर देंगे। जो करप्शन इनके टाइम में बढ़ी है वो आज तक बढ़ नहीं सकती। इस राज्य में बेरोजगारों की बात निकलती है। हाँ, स्पेशल करनाल जहाँ से ये अपने CM थे ना, यहाँ बेरोजगारों की बात निकालते हैं। जो बेरोजगार रोडों पे घूमते हैं ना, बारात चलती है वहाँ पे। सरपंचों पे लाठीचार्ज, आंगनबाड़ियों पे लाठीचार्ज, किसान जाते हैं अपनी मांगे लेके किसानों को पीट देते हैं, कील काट देते हैं। बुरा हाल है। GT रोड पे कई महीने बंद। दिल्ली आने जाने में इतनी परेशानी, बहुत भारी समस्या किसानों को ज़बरदस्ती घिसड़ जाता है। यहाँ के जो प्लेयर है, प्लेयरों को पीटा गया, लड़कियों को वहाँ पे लड़कियों पे अत्याचार हुआ। खेल मंत्री है संदीप ने, यहाँ पे लड़कियों पे उस पर कोई भी माफी का वो नहीं है और उसको बचा रही है सरकार। तो किसान आंदोलन का कितना असर होगा इस बार चुनाव पे? यहाँ नेचुरल है, असर तो होता ही हर चीज़ का। कोई इतना बड़ा एजुकेशन 1.5 साल तक लोग बैठे रहे हैं, लेकिन उसको भी लोगों ने दरकिनार करते हुए राष्ट्रहित में मोदी जी को प्रेफर करते हैं लोग यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता है बीजेपी ने किसानों की बात नहीं सुनकर कोई गलती की? नहीं, सुन तो ली, मोदी जी ने मान तो लिया। तो ये बताइए, खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया, इसके बावजूद उनको बदल क्यों दिया मोदी जी ने? नहीं, मोदी जी ने क्यों बदला? वो एक पार्टी की अपना एक सिस्टम होता है। 9.5 साल खट्टर साहब रहे, बिना पर्ची बिना खर्ची काम किया। पहले युवा साथी हमारे विधायक के पास, MP के पास नौकरियों के लिए जाते थे, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। एक बात जो कही जा रही है कि इस बार RSS और का कैडर जो है वो बीजेपी के लिए उतनी ताकत नहीं लगा रहा है जितनी पहले लगा रहा था। जितने RSS का कैडर अब की बार ताकत लगा रहा है, इतनी आज तक हमने कभी देखी। हम तो बूथ पे जा रहे हैं, RSS का कार्यकर्ता सबसे आगे मिल रहा है। पिछली बार तो मुझे लगता है करीब 1 लाख के से थोड़ा ज़्यादा वोट से हुड्डा साहब हार गए थे। 1,78,000 से। हाँ। तो इस बार कितने वोट से ये जीतेंगे बडौली साहब? मेरा अपना अनुमान है, मैं जो फील्ड में हम घूम रहे हैं, 1.5 लाख प्लस मोहनलाल बडौली जी यहाँ से जीत के जाएंगे। 1.5 लाख से जीत जाएंगे इनकम्बेंसी के बावजूद। और अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, जो जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कितने वोट से जीतते? 5 लाख 7 लाख का मार्जिन था। तो आपको लगता है कि जनता में थोड़ी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी है तो होती है, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन वो नाराजगी धीरे धीरे जब ऊपर राष्ट्रीय हित में देखते हैं तो मोदी राहुल की तुलना करते हैं, तो हर व्यक्ति पढ़े लिखे, आजकल ऐसा तो कुछ है नहीं, जागरूक है सब लोग, तो मोदी जी के पक्ष में वोट डालेंगे। मिथिलेश कुमार यादव। तो सोनीपत में कब से हैं आप? सोनीपत में मैं 14 साल से। 14 साल से यहाँ के वोटर हैं आप? हाँ। पहले यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ ये मोहनलाल बडौली ब्रह्मचारी जी। हाँ, टक्कर है दोनों आदमी के, दो पहलवान में एगो गिरेगा, कोई ना कोई तो गिरेगा, या तो ये गिरे या वो गिरे, गिरना तो एगो को है। पहलवान मजबूत कौन दिख रहा है अभी? मजबूत में तो इनका भी ज्यादा वर्चस्व। बीजेपी वाला। हाँ, बीजेपी वाला। ब्रह्मचारी जी उतने मजबूत नहीं है? मजबूत है, लेकिन टक्कर है, लेकिन बराबर की टक्कर है। तो आपका सोनीपत शहर में वोट है? हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं नारियल भी बेचता हूँ, जो मर्जी होता, जो काम मिल गया वो काम करने का। सीजन के हिसाब से चलता है। तो यहाँ बिहार से ज्यादा काम मिलता है? हाँ, बिहार से ज्यादा काम मिलता है। बिहार में सरकार माने एक फसल होता है, कहाँ वहाँ भूखे मर जाएगा आदमी अगर प्रदेश में नहीं खट के खाएगा तो। नरेश रोहिल्ला जी ना? जी सर। नरेश रोहिल्ला जी। जी सर। ये कार्यालय बहुत अरेंज तरीके से आपने स्थापित किया है। धन्यवाद। राजा कर्ण की नगरी है करनाल। जी, स्वागत है। तो इस बार है। राजनीतिक कर्ण कौन बनने जा रहा है? देखिए सर, अर्जुन भी, कर्ण भी, द्रोणाचार्य भी, यहाँ सब कुछ मनोहर लाल जी हैं। एकलव्य भी वही है। एकलव्य तो देखो हम ऐसा, हमारे यहाँ कोई है नहीं, हमारे यहाँ सब अर्जुन है, और हमारे ना हमने कभी किसी का वो नहीं किया, हमारा एक संगठन है, और उनके अर्जुन भी यहाँ नायब सैनी जी हैं उपचुनाव में,
यही कर्म नगरी है हमारी। ये बताइए कि 10 साल खट्टर साहब ने इस राज्य को चलाया जी। और चुनाव के एन पहले इनको हटाकर नायब जी को बनाया गया, तो इससे कोई कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा नहीं हुई? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि उनको हटाया नहीं गया। एक परिवर्तन हमारे संगठन में चलता रहता है, कोई अध्यक्ष है या कोई और भी है वो 3 साल के लिए रहता है और यहाँ हटाया नहीं जाता। तो ऐसा कोई वो नहीं है इसके अंदर कि कोई हमारा कार्यकर्ता हटाया गया है या किसी को ऊपर से मोदी जी कह लीजिए या ऊपर से जो हाईकमान से जो आदेश हुए हैं, मनोहर लाल जी ने उसकी पालना की है और उसकी पालना करते हुए एक बहुत बड़ा समर्पण दिखाया है कि अब अपने कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। आपका मुकाबला भी मुख्यमंत्री से है और जो दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं उनका भी मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री से है, तो आपको नहीं लगता ये मुकाबला थोड़ा चुनौती भरा है? देखिए, चुनौती स्वीकारना ही काम है। ये चुनौती को स्वीकारेगा नहीं तो चुनौती रहेगी। उसे स्वीकार किया है, बढ़िया ढंग से मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे भाई साथ दे रहे हैं, तो हम लोग पटकनी दे देंगे, कोई लंबी बात है। आप खट्टर साहब के कौन से काम में क्या कमी बताकर वोट मांगेंगे? खट्टर साहब ने कुछ किया हो तो कमी बताए, कुछ किया ही नहीं। सीएम सिटी के नाम पर क्राइम सिटी बना दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार का हब बना दिया, कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, कोई जवाबदेही नहीं है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दलालों के चुंगल में है, भ्रष्टाचार गड्ढा बन चुका है, गरीब आदमी को सेवाएं नहीं मिलती। हरियाणा सरकार की तरफ कोई ऐसी मशीनरी जो हल्काई हो और वो सारी मशीनों से वंचित है हमारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आपके खिलाफ जो है बीजेपी से नवीन जिंदल जी चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है। अभी वो कांग्रेस से बीजेपी में उछलकर पहुंचे हैं, तो आपको नहीं लगता उनसे मुकाबला मजबूत होगा आपका? देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था। अब ईडी का डर दिखा करके, क्योंकि कोयला का केस इनके ऊपर था, पहले तो इनसे चंदा लिया, उसके बाद में टिकट देकर के इनको मैदान में भेज दिया, जबकि नवीन जिंदल खुद भी इलेक्शन करना नहीं चाहते थे। आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देखेंगे तो इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट दे नहीं रहे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ, और यहाँ से साझा उम्मीदवार हैं गुप्ता जी जो हैं आम आदमी पार्टी के, तो कांग्रेस के साथ होने से उनको एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। पहली बात, सुशील गुप्ता को कांग्रेस का वोट क्यों देगा? अगर ये जीत जाता है तो कल को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बुनियाद नींव ही कांग्रेस को खत्म करने के लिए पड़ी थी। दिल्ली में वो कांग्रेस को खा गए, पंजाब में कांग्रेस को खा गए, तो वो हरियाणा में इसको स्थापित करके अपने आप को अपना नुकसान क्यों करेंगे? पहली बात, सुशील गुप्ता टोटली डिपेंडेंट है कांग्रेस के वोट पे, उसका खुद का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का वोट वो किसी भी कीमत पे वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट नहीं होगा कांग्रेस वाले, क्योंकि उनका वोट बैंक है, वही उनकी कीमती चीज़ है। जब वही अगर आम आदमी पार्टी पे चला गया तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा? ये नवीन जिंदल साहब क्यों जीत जाएंगे? नवीन जिंदल जी, देखिए, नए से नरेंद्र मोदी, नए से नायब सिंह सैनी और नए से नवीन जिंदल, तीनों लोग आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के हरियाणा की जनता के चहेते हैं। नवीन जी कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बहुत से समाज सेवा के काम करते हैं, उनकी बहुत सी समाज सेवा की योजनाएं चलती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे नवीन जिंदल साहब का ऑफिस के बाहर जाहिर सी बात है कि सारे इनके समर्थक ही हैं, और ये इनको भरोसा है कि जिंदल साहब भारी मतों से जीतेंगे, और इनका मुकाबला जो है वो INLD के साथ ही है, और इंडिया अलायंस के साथ इनका मुकाबला नहीं है। एक तो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं जो कि सुशील कुमार गुप्ता जी हैं, और दूसरी तरफ धर्म अधर्म में बांटने वाले हैं नवीन जिंदल, जो 2014 में कोयला चोर घोषित करके गए हैं उसको प्रधानमंत्री जी, अब वो वॉशिंग मशीन में कैसे साफ हो गए। इस मुद्दे पे जनता वोट देगी, सच्चाई पे और रोजगार पर वोट देगी जनता। लेकिन अभय चौटाला यहाँ के काफ़ी पुराने लोग हैं, जाट वोट है उनके पास, लेकिन वो कभी
खड़े भी हो जाए तो कभी उनसे पूछो, कभी यहाँ से जीते भी हैं। क्षेत्र में कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा लोग बता रहे हैं कि नवीन जिंदल की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि अभय चौटाला जी कई बार चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और हर बार उनको हार मिली है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को लगता है कि शायद वो इस बार गठबंधन में होने की वजह से उनको शायद कुछ बेहतर वोट मिल जाए। हालांकि ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि गठबंधन का उनको कितना फ़ायदा होगा। कुरुक्षेत्र से दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।